अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री की ऑनलाइन, ऑफलाइन और यूट्यूब पर आपका तमाम तलबा तालिबात का खैर मकदम है। सिलेबस का आठवां टॉपिक आलमी जंगे और हिंदुस्तान। इस पॉइंट को शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियो जो है जल्द अज जल्द बहुत जल्दी आपको मिले और आप उससे फायदा उठाएं। खैर, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। 12वीं जमात का हिस्ट्री का आठवां टॉपिक आलमी जंगे और हिंदुस्तान। उसमें आज जो पॉइंट लेना है वह है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। ये आपकी किताब में इजाफी मालूमात के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का ताल्लुक शोलापुर से। इनकी पैदाइश 10 अक्टूबर सन 1910 को शोलापुर में हुई। शोलापुर मतलब जहां हम रहते हैं, ये वीडियो जहां बना जा रहा है उस शहर में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम, सानवी तालीम और आला तालीम जो है हिंदुस्तान में हुई, खुसूसन शोलापुर में हुई। अब तारीख के इस टॉपिक में इनको क्यों शामिल किया गया, इनकी अपनी अहमियत है। शोलापुर वाले इस बात को याद रखें, इनकी एक अपनी अलग अहमियत है। हिंदुस्तान और चीन को जोड़ने वाला जो पुल है वो है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। हुआ ये कि 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया था। जापान का हमला हुआ था चीन पर, तो उस हमले में कई सिपाही जख्मी हुए थे। तो उन जख्मियों का इलाज करने के लिए चीन यहां की हुकूमत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पैगाम भेजा। पैगाम यह था कि हमारे जख्मी सिपाहियों को इलाज करने के लिए आप अपने यहां से डॉक्टर की टीम रवाना करें। तो उनके कहने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 डॉक्टरों की एक टीम चीन को रवाना की। उसमें से एक नाम था डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस। 5 में से एक डॉक्टर ये है। दूसरी आलमी जंग के दौरान जापान ने चीन पर जो हमला किया था उसमें जो लोग सिपाही जख्मी हुए थे उन तमाम सिपाहियों का इलाज इन्होंने किया। ये इंसानियत के लिए और वहां के लोगों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। ठीक है, यहां रुकते हैं। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का ताल्लुक शोलापुर से, यानी आपके शहर से। इन्होंने इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। कैसे? दूसरी आलमी जंग के दौरान जापान ने जब चीन पर हमला किया था, चीन के सिपाही जो जख्मी हुए थे उन जख्मी सिपाहियों का इलाज जो 5 डॉक्टर की टीम थी हिंदुस्तान से गई थी, उसमें से द्वारकानाथ कोटनिस थे जिन्होंने चीन में रहते हुए इन तमाम जख्मी सिपाहियों का इलाज किया। उसी दौरान 1942 में चीन में प्लेग की बीमारी फैली। प्लेग जैसे कोरोना है वैसे ही एक बीमारी है प्लेग। प्लेग मतलब जहां तक मेरा नॉलेज है, चूहों के मरने के बाद उनके बदबू से जो है या उनके से जो है बीमारी फैलती है, उसमें भी बुखार आती है। उसमें भी चूहों के मरने से चूहों को बीमारी होती है वो, और वो चूहे बहुत बड़ी तादाद में मरते हैं और उनका असर इंसानी सेहत पर होता है। तो ऐसी बीमारी हिंदुस्तान में भी हुई थी। चीन में 1942 के जमाने में प्लेग, इस वबा की बीमारी फैली हुई थी। इसी बीमारी के वजह से डॉक्टर
द्वारका नाथ कोटनिस का इंतकाल हुआ। और आज भी चीन के लोग हिंदुस्तान आते हैं, शोलापुर आते हैं, और उनका मकान जो है, उनका मकान एनजी मिल जो है शोलापुर में, एनजी मिल में जो रामलाल चौक उसको बोलते हैं, रामलाल चौक के वहां उनका घर था पहले। उस घर को एक तारीखी विरसा बनाकर उसकी हिफाजत की गई है, और जो वहां पर चीन के लोग आते हैं उनका मकान देखते हैं। आज भी चीन के लोग शोलापुर आते हैं। ये शोलापुर आलमी तारीख में एक अलग मुकाम रखता है, महज और महज द्वारका नाथ कोटनिस की वजह से। ठीक है, याद रहेगा आपको, डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस। दूसरी आलमी जंग में इंग्लिस्तान को माशी तौर पे बहुत नुकसान हुआ। उसकी ताकत में कमी आती चली गई, क्योंकि जर्मनी ने इंग्लिस्तान पर बहुत तेज हमले किए थे, बहुत नुकसान हुआ था, और उसकी इतनी माशी हालत खराब हो गई थी, फौजी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब इंग्लिस्तान को लगने लगा कि अब हिंदुस्तान पर हुकूमत चलाए रखना नामुमकिन है, उनके बस के बाहर है। 1945 में दूसरी आलमी जंग खत्म हुई। उसके 2 साल के बाद फौरन जो है इंग्लिस्तान की माली हालत खराब होने की वजह से, फौजी हालत खराब होने की वजह से, हर लिहाज से इंग्लिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। इसीलिए इंग्लिस्तान ने फैसला कर लिया कि वो अब जो है हिंदुस्तान से अपने कदम वापस खींच लेंगे, और ये ऐलान कर दिया गया कि जनवरी 1948 के पहले पहले हिंदुस्तान को आजाद कर देंगे। और उसके तहत इन्होंने 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। हिंदुस्तान के 2 हिस्से बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ।